बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लेबर कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 5 और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और साथ में जर्नल एंट्रीज के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप लोग देखें, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था ये। देखें लिखा हुआ है, कैलकुलेट separately the earnings of each of operatives A, B and C for the week ending 31st October 2001। ना मंथ है ना ईयर है। ऐसा वीक जो 31st अक्टूबर 2001 पे कंप्लीट हो रहा है, उस वीक की पर वर्कर वेजेस हमारे पास कौन सी होंगी, ए बी एंड सी के लिए। तो यहां पर देखें हमारे पास डाटा क्या है। सबसे पहले एक मतलब क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्केच फॉर्मेट हमेशा एट द एंड बनाया जाता है, पर उससे पहले हमें नहीं पता होता कि मैं इसको किस फॉर्मेट के मुताबिक लेके चलूं। तो आप इनिशियली किसी किस्म का कोई फॉर्मेट नहीं बना सकते। हाँ, मुझे ये पता चल गया है कि रिक्वायरमेंट पढ़ते हुए जैसे ही उन्होंने कहा, उसने कहा कैलकुलेट द अर्निंग्स, तो पता चल गया कि भाई मैंने लेबर वेजेस बतानी है, पर वर्कर उसकी सैलरी क्या होगी मैं वो बताऊंगा। तो लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, यहां से आइडिया हो गया। फिर कहते हैं, Amalgamated Limited is a manufacturer of a product used in a major industry. The product is assembled from various parts and the production operative is paid on a piece work basis। अब यहां से पता चल गया हमें कि हमने जो अपने वर्कर्स को पेमेंट करनी है वो उनके काम के मुताबिक करनी है, कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स वो बना कर देंगे पर यूनिट हम लोग उनको जाके पे करेंगे। द पीस वर्क स्कीम मस्ट बी अप्लाई टू ऑल गुड प्रोडक्शन इन अ वीक इज एज फॉलोज। क्या लिखा हुआ है, टू ऑल। मतलब हमने उनसे कहा है कि भाई अगर आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना दी, हम उसके लिए आपको पे नहीं करेंगे। जो गुड प्रोडक्शंस होंगी, जो गुड नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे जो हम अप्रूव करेंगे, हम उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करेंगे। फिर अब जब पीस वर्क सिस्टम है तो आप लोगों ने जब इसको पढ़ा था, इसमें डिसएडवांटेजेस भी थे। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि हम लोग उन्हें कहें कि पीस वर्क सिस्टम है और वो क्वालिटी को मेंटेन ना करें और डैमेज प्रोडक्ट्स बनाते जाएं, जल्दी बनाने के चक्करों में क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लें कि हम लोग कम टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बना के ज्यादा अर्निंग्स अर्न कर लें। तो हम लोगों ने उनको मना किया कि भाई आप लोगों ने अगर गुड यूनिट बनाए और हमने अप्रूव कर लिया तो आपको सैलरी मिलनी है, लेकिन अगर कोई यूनिट हमने रिजेक्ट कर दिया आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं मिलेगी। अब उन पे ना थोड़ा सा कंट्रोल आ गया है। अब आप कोशिश करेंगे कि जितना भी काम करें वो गुड प्रोडक्शन करें और जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं वो मिनिमम हो जाएंगे, हमें इस चीज का बेनिफिट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर ऐसा ना हो कि फिर वो अपने काम को बहुत ज्यादा ही स्लो कर दें, क्या पता चले हर वर्कर पूरे दिन में से 100 यूनिट बना के जा रहा है। अब उनको मोटिवेट भी करना था हम लोगों ने। अब क्या हमने अपने आप को रिजेक्शन से भी बचा लिया, क्या उनसे कहा कि गुड यूनिट बनाओगे तो पे करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरा, हमने ना उनसे कहा कि अगर फर्स्ट 100 यूनिट्स बनाओगे ना, तो फर्स्ट 100 यूनिट्स के ऊपर जो रेट हम लोगों ने अप्लाई करना है वो है 0.4 पर यूनिट, मतलब 40 पैसे देंगे पर यूनिट। लेकिन 100 से ऊपर जितने भी आप यूनिट बना रहे होंगे ना, देखो 1 to 200 लिखा हुआ है कि मतलब 100 तक 40 पैसा है, लेकिन उससे ऊपर जो आप लोग नंबर ऑफ यूनिट बनाओगे एडिशनल यूनिट्स पर हम आपको 48 पैसा मतलब 0.48 रुपीज पर यूनिट पे करेंगे। अगर आप 201 से 300 तक चले जाओगे तो 0.5। अब उनका पीस वर्क रेट इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब उनकी कोशिश होगी कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स भी बनाएं ताकि अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकें, साथ में क्वालिटी भी वो मेंटेन करेंगे। क्योंकि उन्हें डर लगा हुआ है कि अगर हमने मेहनत भी की और क्वालिटी मेंटेन ना की, रिजेक्शन हो गए तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलना। तो हमारा इसमें बेनिफिट है और आप इसी सिस्टम के मुताबिक चल सकते हैं। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है, रिजेक्टेड प्रोडक्शन डज नॉट क्वालिफाई फॉर पेमेंट्स।
अब इस बात से उसने ये कह दिया रिजेक्टेड प्रोडक्शन डज नॉट क्वालिफाई फॉर पेमेंट्स, देन it should also be noted that only additional units qualify for the higher। मतलब अब ऐसा नहीं है कि सपोज मेरे किसी एम्प्लॉय ने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए 250, तो 250 की स्लैब रेट देखें तो मुझे थर्ड वाली नजर आती है, तो वहां पर देखो तो रेट क्या नजर आ रहा है 0.56। तो ऐसा नहीं है कि आप 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.56 कर दोगे, ऐसा नहीं है। आप उसके 100 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से, अगले 100 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे 0.48 से, और रिमेनिंग 50 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे 0.56 से, तब जाके उसकी वेजेस बननी है। ओके, जो एडिशनल एक्स्ट्रा रेट पे कर रहे हो वो एक्स्ट्रा यूनिट्स पर ही पे कर रहे हो, तमाम यूनिट्स पर पे नहीं कर रहे। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? ओके, पीस वर्क सिस्टम है, लेकिन ये पीस वर्क सिस्टम कांस्टेंट नहीं है कि एक ही रेट तमाम नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना। तो आप लोगों ने जाकर एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर द हायर रेट। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट वन कहता है टोटल आउटपुट हमारे पास ये है और उसमें से जो रिजेक्शंस हुई हैं वो हमारे पास इतनी आ गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले तो फिर मुझे गुड प्रोडक्शन यूनिट्स का पता होना चाहिए, गुड यूनिट्स प्रोड्यूस का पता होना चाहिए। अब उसका पता कहां से चलेगा मेरे पास? 520 में से जब रिजेक्शन 19 माइनस कर दूंगा तो मुझे गुड यूनिट्स का पता चल जाएगा। एम आई राइट? अच्छा, इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी आ सकती थी कि अभी के लिए अगर आप गौर करो ना तो हम लोग अपने रिजेक्टेड यूनिट्स को टोटली इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि वो आपसे कहते कि रिजेक्टेड यूनिट्स इज पेड हाफ ऑफ द बेसिक सैलरी, हाफ ऑफ द बेसिक रेट, ऐसा भी हो सकता था। फिर हम उनको टोटली ना इग्नोर करते, हम गुड यूनिट्स को अलग करते, हम डिफेक्टिव यूनिट्स को अलग करते, गुड यूनिट्स के ऊपर टोटल रेट अप्लाई करते, डिफेक्टिव के ऊपर हाफ ऑफ द बेसिक रेट अप्लाई कर देते। ऐसा हो सकता था। ऑलराइट, लेकिन अभी हमने इनको कुछ भी पे नहीं करना। अच्छा, यहां पर अगर आप गौर करें तो किसी किस्म का कोई बोनस वगैरह सच नहीं है, सिर्फ क्या है कि एडिशनल रेट आ रहा है, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने चलना होगा। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अगर हम लोगों ने मेंटेन करना हो तो वो हमारे पास अब इसका जो स्केच बनेगा ना, हमने इंप्लॉय वाइज उसको सैलरी या वेजेस बतानी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो जो टेबल आपने बनाना है वो किस तरह का बनाना है। तो मैंने आपसे कहा था कि देखो एम्प्लॉय वाइज अगर मैंने उसको वेजेस बतानी है तो ऐसा नहीं है 3 एम्प्लॉयज हैं तो 3 कॉलम चाहिए, तो आप लोग कॉलम 3 बनाओ। रोज तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारी मौजूद हैं, जितनी जरूरत होंगी हम एक्सटेंड करते जाएंगे, ऐसा है ना? भाई अगर आपने उन एम्प्लॉयज को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया फर्स्ट कॉलम में, तो आगे कितने कॉलम्स बनेंगे आपको इस चीज का आइडिया नहीं होता, तो इतने में पेज खत्म हो जाता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो इस वजह से जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे, हम यहां पर मेंशन करेंगे एम्प्लॉय ए, बी, सी, टोटल की बात उसने नहीं की, आप बिना बताओ उसे। ऑलराइट, मतलब आप ए, बी, सी चाहो इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन मैं तो जितना मर्जी एक्सटेंड करना चाहूं कर सकता हूं, लेकिन क्या आप अपने पेज को कर सकते हो एक्सटेंड? तो आपके लिए मसला है, तो आप इसको इस फॉर्मेट में ना लेकर जाएं। अब आ जाए इन यूनिट्स पर। जी, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हाँ जी, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की है लास्ट वन? 520, 600 एंड 480। 520, सॉरी 520, 520, 600 एंड 480, इसमें से लेस कर देंगे रिजेक्शन, रिजेक्टेड यूनिट्स लेस करेंगे जी 1962 एंड
1962 एंड लेस करेंगे तो इनको मेंशन करेंगे इन ब्रैकेट्स एंड द बैलेंसिंग वैल्यू इज, यहां पे लिख देंगे गुड यूनिट्स जी। ए के लिए, हाँ जी, बी के लिए 538 एंड द लास्ट वन इज 470। ओके हो गई बात। अच्छा, अब अगर यहां पे गौर करो 500, 538 एंड 470, अब हमें क्या कहा गया था कि आप लोगों ने एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर द हायर रेट, तो फर्स्ट 100 यूनिट्स को क्या रेट देंगे? 0.4 पर यूनिट। तो अब यहां पर जब आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है तो आप लोग लिखोगे फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 0 पॉइंट, तो हर कोई 100 से तो ऊपर जा रहा है ना। हाँ, तो फर्स्ट 100 यूनिट 0.4 इज इक्वल टू 40, ऐसे ही है ना। तो यहां पर आ जाएगा 40, 40 एंड 40, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 नहीं। अच्छा, फिर नेक्स्ट 1012 200 यूनिट्स, तो मैं कहां से परसेंटेज लगा रहा हूं जी? यूनिट्स के साथ चलेंगे एट अ रेट ऑफ 0.48। तो 200 से भी तमाम तर वर्कर्स ने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हुए हैं, ऐसे ही है ना। तो हम लोग 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.48, तो हर किसी की वेजेस में ऐड कर देंगे 48। अच्छा, फिर 201 टू 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 0 पॉइंट, अच्छा ऐसा कोई वर्कर नहीं है जिसने 300 से कम नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए। अभी भी 100 नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.56, तो इनकी सैलरी में ऐड कर देंगे 56। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें ना, तो इन्होंने कहा 3012, अच्छा जरा गौर करें क्वेश्चन पे, 400, उन्होंने क्या रेट क्या अप्लाई करना? 0.64, लेकिन मेरे पास जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो 400 से भी ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स बना के दे रहे हैं, तो 400 से ऊपर वालों पे क्या करूं? जो लास्ट रेट होगा वही अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, मतलब सिंपल सी बात है कि 3012 ऑनवर्ड जितने भी रिमेनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उन सब पर सेम रेट अप्लाई कर देंगे। गॉट इट? तो मैं यहां पे लिखने लगा 3012 onwards at the rate of 0 पॉइंट, तो अब हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आएगी। तो उसके लिए अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहां पर मिस्टर ए के लिए क्या अमाउंट आएगी? देखें 501 थे इन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, 300 यूनिट्स तक हम उसको सैलरी दे चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने उसके नंबर ऑफ यूनिट्स रह गए? 201 मल्टीप्लाइड बाय 201 multiplied by 0.64 and the value is 128.64। हाँ जी, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट वन बताएं, नंबर ऑफ यूनिट्स बताएं कितने आएंगे? 238, शाबाश, मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी,
1 जी, एंड द लास्ट वन इज 470 है, मैं 300 तक पहुंच चुका था, तो अब मल्टीप्लायर बाय 0.64 108.8। ऑलराइट, अब जाकर इन सब का सम कर। अच्छा, अब जब सम करने लगे तो या तो इसको अलग से ये देखिए इधर क्लोज कर दे, ये इस तरह से, ताकि वो सम का पार्ट ना बने, या फिर इन सबको बॉक्सेस में रख लें। अब जैसे मैंने डबल अंडरलाइन किया ना, तो मतलब मैंने इस ऊपर वाले पोर्शन को क्लोज कर दिया है कि इसका निचले पोर्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जब मैं सम करूंगा ना, तो मतलब मैं 40 से सम कर रहा हूं। क्लियर? अदरवाइज आप इन सबको फिर बॉक्स में रख के सम करें, तो आपके पास आपके वर्कर ए की क्या सैलरी बन जाएगी? 0.64। शाबाश। बी के लिए 96 पॉइंट। गुड। एंड फॉर द लास्ट वन इज 252.8। और ये था आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी भी कोई इश्यूज हो, कोई ऐसी बात जो आप लोगों को समझ ना आई हो? तमाम बच्चों को क्लियर? चलें, गुड। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अच्छा, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को ना मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आप लोगों को ना हर एंगल से चीजों को सोचना चाहिए कि आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह का डाटा भी आपको गिवन हो सकता है। तो अब अगर मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि भाई अपने आप को ना उस सिचुएशन में ढाल दिया करो, मतलब उस टाइम पे अपने आप को स्टूडेंट ना कंसीडर करो। स्टूडेंट कंसीडर करोगे तो उसने हमेशा गलती करनी है, तो आप लोग भी मिस्टेक करोगे। उस टाइम पर ऐसे अपने आप को ढाल दो जैसे ये सैलरी आपने लेनी है, आपने मेहनत की हुई है, आपको कम मिल गई तो आपका नुकसान है। तो आपको पता होना चाहिए कि सैलरी की कैलकुलेशन कैसे हो रही है। या आप ये देखो कि भाई मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, तो मैं उनको कैसे सैलरी जाके दूं। जैसे ही आप अपने, भाई मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने ये सब कुछ करना है, तो आप लोग ये देखो कि भाई मैंने उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। या ये सोचो कि कंपनी ने आपको हायर किया हुआ है और आपको मिलियन रुपीज सैलरी दे रही है, तो भाई आप क्या कैसा काम उसको करके दोगे? क्या उसकी वेजेस ही आप ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? तो जब ये चीजें आप सोचते हो ना, क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है, आपका दिमाग काम कर, क्योंकि आपने उसको एक हाई लेवल पे पहुंचा दिया है। तो भाई तुम इस लेवल पर हो, अब आके ये काम करो, तो ऑटोमेटिकली उसने उस लेवल पे जाके सोचना है। अब सबसे पहली चीज यही है कि अपने माइंड को उस लेवल तक लेकर जाओ। अब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे, कहते हैं 10 मैन क्रूज वर्क एज टीम्स इन हाई क्वालिटी लिमिटेड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स। ईच क्रू मेंबर इज पेड अ बोनस इफ his group exceeds the standard production of 200 kilograms per hour। मतलब भाई बेसिक तो हम आपको पे करेंगे, आप जितना भी पर आवर रेट होगा या पीस वर्क होगा या जो भी होगा, हम आपको बेसिक तो पे करेंगे, लेकिन आपको साथ में बोनस भी देंगे। लेकिन जो आपको बोनस हम लोग दे रहे हैं, वो हम लोग आपको इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं दे रहे, वो आपके ग्रुप को मिलेगा। अगर आपके ग्रुप ने, अब उसके लिए हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड बनाया वो क्या है कि अगर 1 घंटे में 200 किलोग्राम की प्रोडक्शन आप कर लेते हैं, तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर 200 से कम प्रोडक्शन पर आवर कर रहे हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई बोनस नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो पहले तो ये देखना है ना कि हमारा जो ग्रुप है वो इस बोनस के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, कहता है द अमाउंट ऑफ बोनस इज कंप्यूटेड बाय फर्स्ट डिटर्मिनिंग। अब बोनस के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने इस अमाउंट ऑफ बोनस को डिटर्मिन कैसे करना है। तो उसने ना बड़े बेहतरीन मेथड आपको बताया।
और इसके लिए फिर से वही बात, भैया आपका एक्टिव माइंड होना बहुत जरूरी था। क्या कहता है, कहते हैं फर्स्ट डिटर्मिनिंग द परसेंटेज बाय विच द ग्रुप्स प्रोडक्शन एक्सीड्स द स्टैंडर्ड। कहते हैं आप ये ना बताओ कि आप कितने यूनिट्स स्टैंडर्ड से एक्सीड कर रहे हो। मतलब सपोज स्टैंडर्ड है मेरे पास 200 किलोग्राम पर आवर, और मैं कर रहा हूं उस 1 घंटे के अंदर 220 जो किलोग्राम्स पर आवर। इट मीन्स दैट मैं बोनस के लिए एलिजिबल तो हो गया, ऑलराइट। लेकिन मैं यहां पर ना 20 किलोग्राम्स को नहीं उठाऊंगा, मैं देखूंगा वो 20 किलोग्राम्स स्टैंडर्ड का कितने परसेंट है। 20 किलोग्राम्स स्टैंडर्ड का कितने परसेंट है। फिर से देखो, उसने कहा पहला पॉइंट आपने क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट डिटरमिन द परसेंटेज बाय विच द ग्रुप प्रोडक्शन एक्सीड्स द। तो आपने ये देखना है कि एक्सेस अमाउंट कितनी है, एक्सेस अमाउंट, और उसकी स्टैंडर्ड के मुताबिक परसेंटेज कितनी बनती है। ऑलराइट, अब उस परसेंटेज का फिर क्या करना है, 1/2। अब ये बात खत्म हो गई है, मतलब मेरे पास वो 10% सपोज करें आ गया कि मेरी जो प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्ड से 10% एक्सीड कर गई। अब मैंने क्या करना है, कहते 1/2 मतलब 1/2 ऑफ दिस परसेंटेज। मतलब अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास परसेंटेज क्या आई जो अभी मैंने आपको बताई, उसका हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1/2। क्या करना है, हाफ ऑफ द परसेंटेज का, कहते हैं इज देन अप्लाई टू अ वेज रेट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 4.80 टू डिटरमिन द ऑर्ली बोनस रेट। तो ये मेरे पास ऑर्ली बोनस रेट आ जाएगा। तो देखो 5% ऑफ 4.8 इज इक्वल टू 2.4, ऐसे ही है। 2.4 का 10% 0.24, ये मेरे पास बोनस की अमाउंट बने पर आवर। बात क्लियर, बात क्लियर। अच्छा फिर देखो, कहता है ईच मैन in the group is paid a bonus for his group's excess production in addition to his wage at के ऑर्ली रेट के मुताबिक, तो हम उसको जाकर उसकी वेजेस देंगे, लेकिन साथ में जो उसके ग्रुप ने एक्सेस प्रोडक्शन की हुई होगी उसके मुताबिक हम उसको बोनस का हिस्सा भी देंगे। बात क्लियर हो गई। अब आपसे क्या कहा गया, कहते हैं प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स फॉर द वीक, और उस वीक में नंबर ऑफ डेज, उन नंबर ऑफ डेज में, उन तमाम डेज में आपने कितने कितने घंटे काम किया। अब आप लोग खुद बताओ, सोचने वाली बात है, क्या एक बंदा सिर्फ सैटरडे के अंदर 79 आवर्स काम कर सकता है। तो बेटा ये पूरे क्रियो की बात की है, और क्रियो में 10 वर्कर्स शामिल थे, स्टार्ट में ही बता दिया था। तो ये 10 लोगों ने सैटरडे वाले दिन मिलकर 79 आवर्स काम किया है। तो मतलब ऑन एवरेज, अब हर किसी का तो नहीं बताया, तो हम लोग एवरेज फाइंड कर लेंगे, 7.9 आवर्स पर वर्कर। ऑल राइट, ऑल राइट। 1 घंटे में आप 24 घंटे से ज्यादा काम तो नहीं कर सकते ना। नहीं तो मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज सैटरडे वाले दिन उन्होंने 7.9 आवर्स काम किया। अब मैं अज्यूम करता हूं कि तमाम वर्कर्स का टाइम इन एंड टाइम आउट सेम सेम था, 10 वर्कर्स थे इन टोटल जो कि यहां पर हमें बता दिए। तो हर बंदे ने ऑन एवरेज कितना आवर्स काम किया होगा, 7.9 आवर्स, मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 8 आवर्स अ डे। ओके, मैं वैसे ही एक चीज बता,
और 79 आवर्स सैटरडे वाले दिन काम करके उन्होंने प्रोडक्शन कितनी की, 16040 की। इसी तरह 80 आवर्स में ये प्रोडक्शन हुई और आपको सारा डाटा उसने प्रोवाइड कर दिया। एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड और उन नंबर ऑफ आवर्स में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए उसके बारे में उसने आपको बता दिया। और जो आपको वेजेस पे करनी है वो पर यूनिट पर किलोग्राम नहीं है, पर आवर है। तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप 79 आवर्स काम करते हैं, 80 करते हैं, 70 करते हैं, 60 करते हैं। क्यों? जितना काम करोगे जितनी देर, हमने उतनी देर के पैसे देने हैं। लेकिन हमने ये देखना है जो बोनस देंगे वो आपको प्रोडक्शन के मुताबिक देंगे। गॉट इट? अच्छा, अब बताना क्या हमने, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, क्या चीज हमने उसको बतानी है? कहते हैं द ग्रुप बोनस फॉर ईच डे, मतलब इन टोटल नहीं, ग्रुप बोनस फॉर ईच डे एंड फॉर द वीक। भाई एक ही रिक्वायरमेंट में दो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इसको एक ही रिक्वायरमेंट एक ज्ञान से ना कर देना। आपने पर डे के हिसाब से जाकर उसको बताना है कि हर दिन मेरे बोनस की अमाउंट क्या है, और साथ में आपने ये भी बताना है कि पर वीक मेरा टोटल बोनस कितना बनेगा। और अभी के लिए आपने ग्रुप की बात करनी है, इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं जाना। गॉट इट? जब सेकंड रिक्वायरमेंट में जा रहे हो तो उसने कहा है कि द वीक्स अर्निंग, अब देखो डे अर्निंग नहीं है, पर डे अर्निंग नहीं है, पर वीक अर्निंग ऑफ ईच वर्कर, assuming that each worker earned rupees 4.8 per hour work। और अब हमने क्या assume करना है कि हर वर्कर ने जितने घंटे काम किया उसको जो बेसिक रेट मिल रहा है वो 4.8 रुपीज पर और मिल रहा है, साथ में उसको उसके बोनस का हिस्सा भी मिलेगा, है ना ऐसा? तो हमने देखना है कि उसको बोनस कितना मिल रहा है साथ। ऑलराइट है, तो आ जाओ अब इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं, और ग्रुप्स बोनस फॉर ईच डे जाकर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पर डे के हिसाब से है तो मुझे तमाम पर डे के हिसाब से डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। और सैटरडे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और फ्राइडे हम लोग ऑफ कर रहे हैं इधर। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास आंसर बनेगा कुछ इस तरह से। अच्छे तरीके से जरा सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जी। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास भाई टैबुलेशन की फॉर्म में जाएगा, लेकिन टेबल्स में सबसे पहले आप लोग यहां पे आके लिखोगे डेज, और आपके पास कौन कौन से डेज, जो डाटा पहले गिवन होता है ना पहले वो लिख लिया करो अपने पास। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। कौन कौन से डेज गिवन है? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अच्छा, इसके ऊपर ना ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, मैक्सिमम भी लिखना होना, ये देखो इस तरह, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड, अक्सर आप लोग अपना टाइम इसको कंप्लीट लिखने में वेस्ट कर देते हो। ओके, ये नहीं करना आप लोगों ने। फिर आ जाओ, देखो क्या था आपके पास, और वर्क, आप यही अपने पास लिख लो, और वर्क। फॉर द सैटरडे the hours worked are then 80, 74 ट्यूसडे वाले दिन, 78 देन 80, 76। अगला कॉलम कौन सा है? प्रोडक्शन इन किलोग्राम। ये कौन सी प्रोडक्शन है? एक्चुअल प्रोडक्शन। शाबाश, यहां पे लिख लो एक्चुअल
प्रोडक्शन। एक्चुअली ये जरा सही से बतानी है भाई, गलती नहीं, मिस्टेक नहीं करवानी। हम्म 162 174 29 18036 165। हाँ जी, ऑल क्लियर। अच्छा देखिए भाई, कैलकुलेशन किस चीज की कर रहे हैं हम लोग? बोनस पर डे, एम आई राइट? तो जब बोनस पर डे की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पहला काम तो उसने क्या कहा था कि स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना। तो पहले तो ये देखो ना कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है। एक्चुअल का तो मुझे पता चल गया है ना। अब मैंने क्या देखना है कि भाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है। तो अगला कॉलम हमारे पास बनेगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। अच्छा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए हिंट क्या बताया गया आप लोगों को कि पर आवर 200 किलोग्राम, ऐसा ही है। तो आपने सैटरडे वाले दिन कितने घंटे का किया? तो 79 मल्टीप्लाइड बाय 200। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनको ना नाम दे देते हैं, ए बी सी। अब ए और बी तो इन एक्चुअल की बात था, सी मैंने कैलकुलेट करना है। सी कैसे आएगा मेरे पास? ए मल्टीप्लाइड बाय ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर ईच डे बन जाए। ओके, कि अगर मैं 79 आवर्स काम कर रहा हूं, मैं गया ऑफिस में और उनसे कहा कि भाई 79 आवर्स मैंने काम किया, वो 79 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 4.8 तो कर देंगे बेसिक रेट। ओके, मैं उनसे अब बोनस की बात करूंगा, तो उन्होंने बोनस के लिए कंपैरिजन किसके साथ करना है? वो कहेंगे भाई एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स तुमने बनाए हैं 16040। अब मुझे बोनस के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई स्टैंडर्ड कितना है, क्योंकि बोनस उसी टाइम मिलना है जब मैं स्टैंडर्ड से एक्सीड कर जाऊंगा। तो स्टैंडर्ड कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देखोगे कि भाई 79 आवर्स अगर तुमने काम किया है और पर आवर 200 बनना चाहिए, तो 79 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180। इन्होंने उनके मुताबिक मुझे 79 आवर्स में 15,800 किलोग्राम की प्रोडक्शन करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कितने की? क्या मैं उनके स्टैंडर्ड को एक्सीड कर गया? क्या बोनस के लिए एलिजिबल हो गया? बस वो कहेंगे भाई वेट करो, आप बोनस के लिए एलिजिबल हो, हम आपको बोनस देते हैं। बात समझ आई? इसी तरह से बाकी डेज के बारे में भी कैलकुलेशंस कर लेंगे। क्या 80 मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू 16,000, देन जी 41,000, 14,000, ठीक है, एंड 15,600, 16,000 जी। किसी को डाउट यहां तक? अच्छा, अब अगर यहां पे गौर करो तो मेरे ख्याल से तो हर डे पर हमें बोनस मिल रहा है, मतलब ऑल डेज आर एलिजिबल फॉर बोनस, एम आई राइट? लेकिन अब ये देखना है बोनस किस तरह से आएगा। उसने कहा कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्रोडक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है ना, उसकी परसेंटेज लेनी है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। परसेंटेज किसकी लेनी है? परसेंटेज किसकी लेनी है? एक्सेस प्रोडक्शन की। परसेंटेज किसकी लेनी है? एक्सेस प्रोडक्शन की। तो पहले तो एक्सेस प्रोडक्शन फाइंड कर लो। ऑल राइट, तो एक्सेस प्रोडक्शन हमारे पास कितनी आ जाएगी? एक्सेस प्रोडक्शन। अच्छा ये देखें, ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं हम लोग? इसको नाम दे देंगे कॉलम
ठीक है। और ये कैसे आएगी हमारे पास, C माइनस बी नहीं बचे, क्या नेगेटिव वैल्यू फाइंड करनी है, B माइनस, इसे जरा सोच समझ के लिखना, मैं मतलब नेगेटिव यूनिट थोड़ी ना जाके उसे बताऊंगा, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस। अब देखें फर्स्ट डे कितने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं, 240, देन 1599, उसके बाद आ गए 1400, इसके बाद हमारे पास आ गए 1829, 2036, 1300, डन हो गई है बात। ओके, अब मुझे ये एक्सेस नंबर ऑफ यूनिट्स पर रेट नहीं अप्लाई करना, मुझे रेट किस पर अप्लाई करना है, इसकी परसेंटेज पर। अब आपने ये देखना है कि इसकी परसेंटेज किसको बेस बनाओ, तो क्या कहा गया था, परसेंटेज ऑफ एक्सेस टू द बेस स्टैंडर्ड ऑफ, भाई क्वेश्चन में मेंशन है यार, तो स्टैंडर्ड का मतलब ये ना हो कि 240 डिवाइडेड बाय 16040 कर दो, एक्चुअल की प्रोडक्शन नहीं बनानी, स्टैंडर्ड की प्रोडक्शन जो आपके पास है उसकी परसेंटेज देखनी है। तो यहां पर अब अगला कॉलम जो आपके पास आएगा वो आएगा परसेंटेज, और ये परसेंटेज आपके पास कैसे आएगी, ये परसेंटेज कैसे आएगी, ये देखो डी डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बात क्लियर, क्लियर। अच्छा अब देखो 240 divided by 15800 and the answer is 1.52%, जी 1599 divided by 16,000 is equal to 10%, मतलब 10 बन रहा है एग्जैक्ट, बस सिर्फ एक यूनिट कम है, अगर एक यूनिट मिल जाता तो वो 10% बन जाता। ऑलराइट जी, नेक्स्ट देखें, हाँ ये आएगी 9.46, जी ये 11.72%, नेक्स्ट वन 12.7, ये तमाम बच्चे ना जरा कैलकुलेशन करते रहा करें, ठीक हो रहा है, 8.5 जी 55, अच्छा कोशिश क्या करें कि भाई 2 डेसिमल प्लेसेस तक रहें, अगर आप लोग राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस को कम से कम करना चाह रहे हो ना तो आप लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक रहा करें जरूर, परसेंटेज में भी और रुपीज एंड पैसों में भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप रहा करें। जब आप लोग होते हैं ना लर्निंग कर्व के ऊपर और रेट की बात हो रही हो, वहां पर आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाया करें बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ताकि आपके पास वो डिफरेंस कम से कम आ सके, क्लियर। अच्छा अब क्या करना है, अब हम लोग जाकर इसके ऊपर बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बोनस की अमाउंट अब यहां पर आएगा हमारे पास बोनस, और ये बोनस अब कैसे कैलकुलेट करना है, अब जरा उसकी स्टेटमेंट को गौर से देखो, ये बोनस आ जाएगा, ये देखें ये परसेंटेज वाला डी ई, कॉलम ई बन जाएगा ये खुद, ये कॉलम एफ, अच्छा कॉलम एफ कैसे आएगा, अब देखो आपसे क्या कहा गया था, सुने, हाफ ऑफ परसेंटेज कौन से कॉलम में है, मल्टीप्लाइड बाय 4.8, ऑलराइट। अब ऊपर आपने कैलकुलेशन का रेफरेंस भी दे दिया, अब आपने क्या करना है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1.52%,
multiplied by 4.8. 0.036, बस इतना काफी है जी, आपको बोनस मिल जाएगा। ओके ओके। अच्छा नेक्स्ट 0.24, नेक्स्ट 0.227, 281, नेक्स्ट 0.306। मैं अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा हूं तो सबको फिर वैसे ही लेके चला करो। 205, ये है पर डे बोनस। ऑलराइट, अब इसका टोटल कर लो एंड पे, तो पूरे एक वीक का बोनस हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 वीक का टोटल बोनस आपके पास क्या आ जाएगा? 1.295 जी, 1.295। ओके ओके, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा काम बाकी है, और वो पता है क्या है कि ये जो उसने कहा था ना बोनस, ये बोनस की अमाउंट दोबारा से जरा देखो। उसने क्या कहा? ये जो बोनस आपको मिलेगा वो बोनस आपके पास ये 1 घंटे का बोनस है, ये 1 घंटा काम करने का बोनस है। ओके, तो अब टोटल फाइंड करना हो तो फिर अच्छा, अगर इस बहुत इसी को करना हो आप लोगों ने बोनस इन टोटल, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय ए भी कर देना। ओके, या इसको अब हमने लिखा ना बोनस पर, और इसको यूं कर लें बोनस पर, और 1 घंटे का बोनस इतना है हर दिन का। क्लियर? तो अब टोटल बोनस की अमाउंट, अब ये टोटल बोनस की अमाउंट कैसे आपके पास बनेगी? ये देखें क्या, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय एफ। हाँ जी, 79 मल्टीप्लाइड बाय 0.036, 2.844 जी, 19.2, 16.79 जी, 21.92, 20, और इसको ऐड कर लो। अब ये थी उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट का फर्स्ट पार्ट कि पर डे बोनस कितना है। क्या ये गलत हो रही है ना वैल्यू, ये वाली, और लास्ट वन इज, ये क्या थी 20, क्या टोटल कितना?
ये 100 कह रहा है, ये 101 कह रहा है, वो 10 कुछ कह रहे हैं। 100 मतलब 100.814 ऐसे ही आ रहा है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन की समझ आई है? बोनस पर डे की समझ आई है? अच्छा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। उसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था? उसने कहा था कि पर वीक भी मुझे बोनस बता दो। वैसे पर वीक जहां से बन रहा है 100.814, ओके, लेकिन हम उसको चले अलग से बता देते हैं। क्या हम लोग ये देखो कि पूरे वीक में हमने कितने घंटे काम किया, इनका टोटल करो। प्रोडक्शन का टोटल करो, 101। अब स्टैंडर्ड देखो, 467 मल्टीप्लाइड बाय 200, 93,400। अच्छा, इन सबको वैसे इनका भी टोटल करोगे तो यही आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है सब बच्चों को? ओके। अच्छा, जब पर डे के हिसाब से पूछा गया था ना, तो हमने हर दिन का डाटा कैलकुलेट किया, हर दिन का एक्सेस और उसकी परसेंटेज, फिर हर घंटे के लिए बोनस, और पर डे बोनस की जाके एंड पे कैलकुलेशन की। जब हमसे कहा गया ना पूरे वीक का बोनस बताओ, तो हम लोगों ने ना टोटल उठा लेने ऐसे। फिर हम लोग ये टेबल नहीं बनाया करेंगे। अगर हमसे पर डे का ना पूछता तो मैंने कभी भी ये टेबल नहीं बनाना था। मैं सिंपल ही देखता कि हमने पूरे वीक में कितने आवर्स काम किया, पूरे वीक में एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी। बात क्लियर? बात क्लियर? अब क्या करता कि मैं इसकी एक्सेस प्रोडक्शन की परसेंटेज देखता। तो एक्सेस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इन अ वीक इज इक्वल टू क्या? 10180 माइनस 934 इज इक्वल टू 8404। परसेंटेज इज इक्वल टू क्या? एक्सेस प्रोडक्शन divided by standard, and the standard is 400 is multiplied by 100. All right, value क्या? 8.99 मतलब 9%। 9% बोनस पर और इन टोटल अभी नहीं कैलकुलेट कर रहा। पर और रेट क्या बताया गया था? हाफ ऑफ परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 4.8 इज इक्वल टू 0.216 का बोनस पर और हम लोग जाके पे करेंगे। ऑल राइट, कोई डाउट यहां तक? तो अभी टोटल बोनस कितना पे कर रहे होंगे हम लोग पर वीक? तो पर वीक देखो ना टोटल कितने घंटे काम किया है। तो बोनस पर वीक, वीकली बोनस इज इक्वल टू 0.216 मल्टीप्लाइड बाय 467 इज इक्वल टू
100.872। ये देखो यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया था, वह थोड़ी सी जो सेम, वो जो सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा अगर कुछ डिफरेंस आया है, अदरवाइज वही तो टोटल था। मैंने ये अलग से इसलिए आप लोगों को बताया कि इन केस अगर आपसे पर डे के हवाले से पूछता है तो आपने ये टेबल बनाना है, ऑल राइट। लेकिन अगर टोटल के हवाले से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, पर डे की बात नहीं करता, तो ये पर डे का टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग इनके टोटल्स उठा लेना और इस तरह से आके इसकी कैलकुलेशन करना। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट? अच्छा, अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था ये हमारे पास? ये आया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पॉइंट, और ये फर्स्ट पार्ट का सेकंड पॉइंट। ओके, और अब इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या था इसका? सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास थी कि पर वर्कर हमने उसको वीकली सैलरी बतानी है कि भाई मिस्टर ए बी सी। अब हम ग्रुप की बात नहीं करने वाले, पूरे ग्रुप को तो हम लोग पूरा जो बोनस देंगे ना वो 100.8 के करीब आ रहा है, जो पूरे ग्रुप को हमने देना है। अब हमने ये देखना है कि भाई पर पर्सन कितना बोनस जाके दें और उसको साथ में उसकी बेसिक सैलरी कितनी दें। अब जब ग्रुप में काम कर रहे हैं तो भाई लाजमी बात है जितना भी ग्रुप को बोनस मिलेगा ना वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। ओके, तो ये भी हम लोग कर सकते थे कि 100.84 या 817 या जो भी आपके पास आ रहा है आप उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो पर एम्प्लॉय बोनस की अमाउंट आ जाएगी। प्लस आपने बेसिक भी लेकर आनी है। अब ये सोचने की बात है ना खुद, कि सिर्फ बोनस लेकर थोड़ी ना भाग जाओगे तुम लोग, उसे कहोगे भाई बेसिक भी तो दो। अब बेसिक कैसे आएंगे? मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझसे सैलरी लेने के लिए आए, मैंने आपको बेसिक सैलरी देनी है, और मैं आपसे पूछूं हाँ भाई कितने घंटे काम किया है, अब मुझे ये तो पता है कि मैंने इसको मल्टीप्लाइड बाय 4.8 करना है, लेकिन किसको मल्टीप्लाइड बाय 4.8 करूं? तो आवर्स वर्क, तो आपके कितने आवर्स वर्क बनते हैं? आप तो ग्रुप का हिस्सा थे, तो आप देखो कि पूरे ग्रुप ने कितने घंटे काम किया है। तो देखो पूरे ग्रुप ने कितने घंटे काम किया हुआ है, 467। और क्या सिर्फ आपका टाइम है? क्या इसको मल्टीप्लाइड बाय 4.8 कर दूं? नहीं, आपके कितने होंगे ऑन एवरेज बेसिस? तो पर एम्प्लॉय जो वर्क और आएंगे वो कितने आएंगे? 467 डिवाइडेड बाय 10। ऑलराइट, तो एक वर्कर के और क्या बनेंगे? 46.7। ऑलराइट, अच्छा अब देखो, हम लोगों ने देखना है यहां पर और वर्कड पर वर्कर इज इक्वल टू 467 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 46.7। बेसिक पे is 46.7 multiplied by, and the answer is 16 प्लस बोनस। अच्छा, बोनस पे कैलकुलेट करने के भी बहुत से मेथड्स थे आपके पास। एक क्या, टोटल बोनस डिवाइडेड बाय 10, तो आपका बोनस आ जाएगा। दूसरा, अगर आप लोग यहां पर देखें तो ग्रुप बोनस पर और आपने कैलकुलेट कर नहीं लिया था, और एक वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है, तो आप क्या करो, 46.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.21, एंड द आंसर इज 10.08।
08। तो अब अगर आप लोग सोचो यहाँ पर 100.872 डिवाइडेड बाय 10, तो अभी तो 10.087। और अगर यहाँ पर ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है थोड़ा सा, अदरवाइज 100.814 डिवाइडेड बाय 10, 10.08, तब भी वही बोनस आ रहा है। अब देखो, एक ही चीज कैलकुलेट करने के 3-4 मेथड से। अब अगर आप लोग कहो कि सर उस टाइम तो हमारे दिमाग की बत्तियां ही गुम थी, तो उनको पहले जला तो लो यार। मत जब तक खुद से नहीं मेहनत करोगे तब तक कैसे पता चलेगा तुम लोगों को। अब पर वर्कर आप कितनी सैलरी जाके पे कर दोगे जी? 234। अब हर वर्कर, क्योंकि ग्रुप का हिस्सा है ना भाई, तो ग्रुप में मौजूद हर वर्कर को सेम सेम अमाउंट पे करोगे। ऑलराइट। अब अगर ये इंडिविजुअल ग्रुप, ये जो बोनस प्लान था, ये ग्रुप बोनस प्लान ना होता, ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता ना, तो फिर हर वर्कर की सैलरी डिफरेंट डिफरेंट बनती। लेकिन ये ग्रुप बोनस प्लान था, तो ग्रुप में काम करने वाले तमाम वर्कर्स इक्वल अमाउंट लेकर जाएंगे। गॉट इट? बोनस भी और अपना बेसिक भी। किसी को कोई डाउट? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। किसी को कोई डाउट? अच्छा, इसी तरह से ये जो हमारे पास जर्नल एंट्रीज आई थी, जर्नल एंट्रीज भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, सबसे ज्यादा सिंपल चीज है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में क्या है कि हम लोग ना, आपको याद होगा, अपने पास पेरोल अकाउंट बनाते हैं। क्या आपको याद आया? हम लोग अपने पास पेरोल अकाउंट बनाते हैं। जब पेरोल अकाउंट हम लोग बना रहे होते हैं ना, तो एक तो ये है कि एक सिंपल सी बात समझाने के लिए मैं यहां पर ना एक छोटा सा पेरोल अकाउंट बना देता हूं। हम्म। हम्म। पेरोल अकाउंट। आपको याद है यहां पर वो पे आती थी जो हम लोग पे कर देते थे? हाँ, जो पे कर देते थे हम लोग कहते थे पेरोल, वेजेस अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट डेबिट, लेबर अकाउंट डेबिट, और कैश क्रेडिट। फिर हम लोग कहते थे ये जो पे की है, हम इसमें से देखें कि भाई मेरी डायरेक्ट वेजेस कौन सी हैं, वो वर्क इन प्रोसेस को जाती थी। इनडायरेक्ट वेजेस कौन सी हैं, एफओएच को जाते नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस के लिए कितनी है, वो वहां पे लेके जाते थे। क्या आपको याद आई? तो फिर ये वाली एंट्रीज जब आप अपनी पेरोल को ट्रांसफर करते हो, तो ये एंट्री क्या बनती जाएंगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा, एफओएच डेबिट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और पेरोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही है ना? लेकिन भाई, जब तक आपके अपने पास कुछ ना हो, आप किसी और को कोई खैरात दे सकते हो? तो पहले तो पेरोल को डेबिट करो। हाँ, डेबिट करोगे तो कुछ ना कुछ क्रेडिट कर पाओगे ना, उसकी क्लासिफिकेशन कर पाओगे। बगैर डेबिट किए कैसे आके करोगे? अब डेबिट कैसे होगा, ये देखें। आपने अपने पास सबसे पहले टोटल वेज को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग टोटल वेजेस अर्न, आपने सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करना है। पेरोल डेबिट हो जाएगा आपकी ग्रॉस वेजेस के साथ, जो टोटल वेजेस बने उससे ये डेबिट हो जाए। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब इन पेरोल में ना काफी सारी चीजें शामिल। एक तो है जो आपकी बेसिक सैलरी है। ऑलराइट। दूसरा, आप लोग प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन पढ़े होंगे, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किस्म के कुछ डियरनेस अलाउंसेस, वो भी आपकी सैलरी का पार्ट बनते हैं। तो किसी किस्म के कोई डियरनेस अलाउंसेस हैं तो वो आप साथ में रखोगे। फिर आपको पता है कि अगर आप उसमें से कोई टैक्स वगैरह पे करते हो, तो आपकी ग्रॉस पे का हिस्सा है, लेकिन आपको पे नहीं किया जाएगा। सही कहा है ना? कि अगर 100 रुपये आपकी सैलरी बनती है और गवर्नमेंट ने मुझे कहा है कि भाई अपने एम्प्लॉयज को 10% टैक्स डिडक्शन के बाद सैलरी देना,
मैं आपकी सैलरी 100 रुपया रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन आपको पे कितने करूंगा, और वो 10 रुपीज कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, टैक्स पेएबल। ओके, तो मैं टैक्स पेएबल रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मैंने आपकी सैलरी में से काटा है। साथ में हमारा एग्रीमेंट था कि आपने कहा कि सर हमारी सैलरी में से ना आपने प्रोविडेंट फंड भी डिडक्ट कर लेना है। तो भाई अगर किसी भी किस्म की आपकी ग्रॉस सैलरीज में से कोई डिडक्शंस है ना, वो सारी क्रेडिट करते हैं। वो टैक्स डिडक्शन है, वो प्रोविडेंट फंड डिडक्शन है, वो वर्कर्स वेलफेयर फंड है, वो किसी किस्म का मैंने आपको लोन दिया हुआ था और आपने कहा था सर हमारी सैलरी में से इतने परसेंट अमाउंट डिडक्ट कर लेना, वो लोन की डिडक्शन है, वो सारी चीजें मैं क्रेडिट कर। फिर जो अमाउंट बच जाएगी, सपोज 100 रुपया आपकी सैलरी थी, मैंने अमाउंट को डेबिट किया 100 से, भैया आपकी 100 रुपया सैलरी है, गवर्नमेंट ने कहा 10% टैक्स डिडक्ट कर लेना, मैं टैक्स पेएबल लिख दूंगा 10 रुपए। ओके, साथ में आपने कहा कि सर मेरी सैलरी का 5% ना आपने प्रोविडेंट फंड को देना है, तो 100 का 5% कितना बनेगा, 5 रुपए। 5 रुपए मैं प्रोविडेंट फंड के लिए रख दूंगा। फिर साथ में आपने मुझसे लोन लिया हुआ था और लोन की इंस्टॉलमेंट पर मंथ 15 रुपीज जा रही थी। ओके, मैं वहां पर लिख दूंगा। अब देखो, लोन मुझे रिटर्न हो रहा है, जब मैंने आपको दिया होगा तो मैंने क्या रिकॉर्ड किया होगा, एडवांस टू एम्प्लॉयज या लोन टू एम्प्लॉयज, और बैंक को क्रेडिट किया होगा। अब मेरे पास यहां से आपकी सैलरी में से डिडक्ट करना है, तो लोन ने डेबिट नहीं होना। हाँ, तो क्या आप मुझे पैसे दे रहे हो, नहीं, तो आपकी सैलरी में से डिडक्ट करना है ना, तो सैलरी क्रेडिट जाके इधर जाके करूंगा कि भाई मैंने लोन डिडक्ट कर लिया है। ओके, होगी बात। और फिर जो अमाउंट बच जाएगी वो मेरे लिए पेएबल होगा, कि रिमेनिंग अमाउंट मैंने आपको पे कर। बस यही चीज आपने इसी बात का ख्याल रखना है सबसे पहले कि ग्रॉस सैलरी है कितनी और उसमें से कितनी डिडक्शंस करनी है, आफ्टर डिडक्शंस कितनी अमाउंट पेएबल है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग यही कर। गॉट इट। अब यहां पर देखो क्या ऐसा नहीं है, कहता है एक्रूड पेरोल मतलब टैक्स पेएबल, फिर पेरोल एडवांस कि अगर मैंने आपको कोई लोन वगैरह दिया हुआ था और उसकी कोई इंस्टॉलमेंट मैंने डिडक्ट करनी थी, फिर पेरोल जैसे प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन हो गई, वर्कर वेलफेयर फंड हो सकता है, किसी भी किस्म की कोई और इस तरह की कोई चीज हो सकती है जो आपकी सैलरी में से मैंने डिडक्ट करनी हो, वो आ जाएगी। और आफ्टर ऑल डिडक्शंस जो अमाउंट बाकी बच जाएगी वो मेरे लिए मेरा एक्रूड पेरोल बन जाएगा, मतलब पेरोल पेएबल बन जाएगा। बात क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, भाई मुझे सैलरी पे करो, तो जब पे करोगे तो वो जो पे रोल वो एक्रूड बनाया था पेएबल, वो डेबिट हो जाएगा, और जितनी अमाउंट मुझे पे करोगे वो क्रेडिट हो जाएगी। बात क्लियर। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोविडेंट फंड आपने भी मेरी तरफ से पे करना होता है, मतलब एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन तो आपने निकाल ली, एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से भी देना होता है, तो उसके लिए आपने अलग से जाके एंट्री रिकॉर्ड कर देनी है और यहां पर आ जाना कि एक एडिशनल एंट्री आप लोग रिकॉर्ड कर देना, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड टू बैंक अकाउंट। ऑल राइट। और फिर जो पे रोल आपने डेबिट किया, क्या उसको क्लोज नहीं करोगे, क्लोज करोगे ना, तो जब क्लोज करोगे तो पेरोल अकाउंट को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, जो चीज पहले डेबिट हो चुकी है, तो जब इसकी क्लोजिंग के लिए जाओगे तो जितनी अमाउंट से डेबिट किया था उतनी अमाउंट से, तो अब बात आती है इसके अगेंस्ट डेबिट किसको करूं। तो ये देखो कि अगर ये डायरेक्ट है तो, इनडायरेक्ट है तो, और अगर ऑफिस से रेलिवेंट है तो देखो कि सेलिंग स्टॉक की तरफ जाए या एडमिन स्टॉक की तरफ जाए, उनको डेबिट कर दो। ये जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ था। जी, अब बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, किसी को डाउट। जी जी, देखो ये जो ग्रॉस अमाउंट, यहां पर ये जो अमाउंट है ना, ये जो पेरोल डेबिट जिस अमाउंट से करेंगे तो वो ग्रॉस अमाउंट से कर रही हैं। आफ्टर डिडक्शन तो हम लोगों ने फाइंड करना होता है कि भाई मैं तुम्हें कैश की फॉर्म में कितनी अमाउंट पे करूं। ओके, डिडक्शन उस टाइम पे हम लोग माइनस कर रहे होते हैं कि आपके 100 रुपीज 100% सैलरी में से
ये डिडक्शंस करने के बाद आपको कितना दो भाई, यहाँ पे 100% ही सैलरी है, पेरोल डेबिट 100% से है, तो पेरोल क्रेडिट भी 100% अमाउंट ऑफ सैलरी से होगा। ओके हो गई बात। तो अब इससे रेलिवेंट एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में आए। एग्जांपल नंबर 6, हमने ना उस टाइम पे इसको स्किप किया था, एग्जांपल नंबर 6, और इसके ना सिर्फ फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों को याद हो, ये डाटा गिवन था, इससे रेलिवेंट कैलकुलेट टोटल वेजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, हमने ये वाली कैलकुलेशन कर ली थी। समझ आइए आप लोगों को ये बात। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई आपको बी एंड सी का यहां पे डाटा, इसको यहां से कैंसिल कर दो। ओके, बी पार्ट यहां से शुरू है और ये बेसिकली डाटा है, ये आपके पास डाटा है कि आपको वो समरी ऑफ पेरोल बता रहा है। कहता है बेसिक सैलरी इतनी है, डियरनेस अलाउंसेस हैं, तो ग्रॉस सैलरी बन जाती है 567 की। इसमें से ये मैंने डिडक्शंस करनी है, तो मेरी जो नेट सैलरी जो पेएबल है वो 503,500 है। गॉट इट। फिर उसके साथ ये अब आप लोग रिकॉर्ड कर लो कि ये इस एग्जांपल नंबर 6 का बी पार्ट और उसका ये डाटा है। बात क्लियर। इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग, क्या, कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड विच इज इक्वल टू द, तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कितना था, तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन भी 35,000 आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट कहते हैं 5% ऑफ द बेसिक सैलरी टू, अब ये भी मैंने उसमें से डिडक्ट करके ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज बेसिक सैलरी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पे करनी है। कंपनीज आल्सो रिक्वायर्ड टू, एम्प्लॉयज ने नहीं पे कर, कंपनी ने पे कर। ओके, तो लायबिलिटी भी कंपनी की बनेगी। डन। अच्छा, टोटल सैलरी का नहीं, बेसिक सैलरी। अब रिकॉर्डिंग करनी है हम लोगों ने, तो सबसे पहली रिकॉर्डिंग हम लोग क्या जाके करेंगे, तो भाई अपनी सैलरीज को डेबिट कर दिया प्लस अलाउंसेस को भी डेबिट। मतलब अगर आप लोग चाहो तो सिर्फ पे रोल को डेबिट कर दो बाय टोटल अमाउंट 5 6 के ऊपर बना हुआ था ना 67,000 है, आप चाहो तो इसको डेबिट कर दो 567। अब इसमें से डिडक्शन उसने खुद बता दी, कहते हैं 13,000 रुपये का लोन निकाल लो, इसमें से प्रोविडेंट फंड वो निकाल दो, स्टाफ इनकम टैक्स पेएबल वो निकाल दो, और जो रिमेनिंग अमाउंट है अपना पेएबल रिकॉर्ड कर। किसी को डाउट? फिर ये जो आप लोगों ने पेएबल अपना रिकॉर्ड किया है इसको जाके पे कर देना। यहां पर जाकर आप लोगों ने पेएबल को डेबिट, बैंक को क्रेडिट कर देना है बाय 503,500। ऑलराइट, लेकिन दो एडिशनल पॉइंट थे। उन्होंने कहा कंपनी ने पे करना है, तो सैलरी में ऐसा ना लेकर आ, कंपनी के लिए पेएबल है तो आपने पेएबल बनानी है। दो चीजें, कौन सी, एक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन और दूसरा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पे करना है। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड डेबिट, और पे कर देता तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, लेकिन क्या पे कर रहा है वो, उसने कहा कंपनी ने पे करना है तो पेएबल बनाओ। तो पेएबल हमारे पास क्रिएट हो जाएगा बाय रुपीज। ओके, तो उसने कहा इसके अलावा आपने 5% ऑफ बेसिक सैलरी भी पे करना है टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिक सैलरी कितनी थी 420, उसका 5% 21,000। हाँ, तो 21,000 क्या कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट, मतलब एक्सपेंस अपने नेम के साथ आएगा ना। आप लोग पे कर रहे हो प्रोविडेंट फंड, आपको कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पे कर रहे हो, कहो कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप रेंट पे कर रहे हो, आप रेंट को डेबिट करोगे। आप सैलरी पे कर रहे हो, आप सैलरी को डेबिट करोगे। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर डेबिट अब आपके लिए तो एक्सपेंस है ना,
आपने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, लेकिन पे नहीं किया तो पेएबल टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिट हो जाएगा बाय रुपीज। आई होप कि अब आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ आ चुकी, क्लियर। और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।